अच्छा, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर दो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, आपको पता ही है। तो पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आपको पता ही होगी, इस पे कोई टाइम नहीं गुजारना चाहिए। आपके सामने अगर पढ़ना है तो पढ़ लो कि नेटवर्क एज क्या होता है, एक्सेस लिंक क्या होता है, नेटवर्क कोर क्या होता है। तो ये बड़ा बेसिक सा चैप्टर है पहला वाला, कॉन्सेप्ट वाइज। इसके अंदर कोई ख़ास इतनी हैवी थ्योरी नहीं है, लेकिन जब मैं इसकी रिविजन पढ़ रहा था ना, तो एक सवाल था जो मेरी नज़र में आया था थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो वो था ये: what advantages does circuit switch network have over a packet switch network? What advantages does TDM have over FDM in a circuit switch network? तो मैं जब ये सवाल पढ़ा था, मैं तो ये सोच रहा था कि यार टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर लो या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर लो, काम तो वही हो रहा है, फ़र्क क्या है फंक्शनली। तो उसको मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, तो मैंने कहा उसको मेंशन कर दूँ। सबसे पहली जो बात है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आपको पता ही है कि ये जो हम फ्रीक्वेंसी चैनल्स बनाते हैं, उनके बीच में हम कुछ सेपरेटेड रिजर्व्ड जगह रख लेते हैं कि वरना ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। अगर मैं ब्लू और ग्रीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम कर लूँगा ना, तो फिर वो सिग्नल मिक्स होना शुरू हो जाएगा और फिर मतलब गलत पड़ा जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होएगी, वो ऊपर वाली भी ख़राब हो जाएगी, नीचे वाली भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए बीच में ना थोड़े से एक्स्ट्रा बैंड्स पैडिंग टाइप डाली जाती है कि इन वाली फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कुछ भी नहीं हमने ट्रांसफ़र करना। तो FDM के अंदर हम इस तरह से ना देखा जाए ना, तो टेक्निकली एक वक्त में जितना हाइपोथेटिकली भेजा जा सकता है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है उतनी भेज रहा है, क्योंकि हम बीच में काफ़ी ज़्यादा बैंड्स रिजर्व कर रहे हैं। तो जब ये ज़्यादा यूज़र्स शेयर कर रहे होते हैं ना एक ही तार को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर, तो वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है जो वेस्टेड स्पेस होती है। उसके अलावा और मसला सबसे बड़ा यही है, वरना कोई ख़ास इसके अंदर मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन वगैरह के रोले नहीं होते जैसा TDM के अंदर होता है। और अक्सर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टीवीज़ का हो गया, चाहे वो टेलीफोन वायर्स हो गए, आप वो रीयूज़ कर सकते हो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो एक्सेस नेटवर्क्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ना FDM ही यूज़ हो रही होती है और नेटवर्क कोर के अंदर भी यूज़ हो रही होती है। तो मतलब एक मिसाल यही है कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अभी भी काफ़ी लोगों के घर PTCL के साथ फ़ोन लगा होता है, नेट लगा होता है, मेरा भी लगा हुआ है। तो उसके अंदर यही हो रहा होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस थी ना, उन्हीं के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लगाई गई है कि एक ही तार के ऊपर मल्टीपल चैनल्स के अंदर सारे यूज़र्स जा रहे हैं और इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसके अंदर मसला जो आता है ना सबसे बड़ा, वो है कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन का ओवरहेड बहुत बड़ा हो जाता है। अब वैसे आप किसी भी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर रहे होगे इन्फॉर्मेशन, बाइनरी इन्फॉर्मेशन, आपको हमेशा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी ही पड़ेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आप खाली एक सिंगुलर साइन वेव के लिए नहीं कर रहे, आप मल्टीपल आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेव को पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हो कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या सिग्नल आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या सिग्नल आ रहा है, और फिर आप उसको पहले अलहदा कर रहे हो, फिर उन सबको कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप उससे पार्स करके कोई मैसेज बना रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर कन्वर्जन का ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए TDM जो है ना, वो थियोरेटिकली ज़्यादा तेज़ है। थियोरेटिकली इसलिए क्योंकि एक्चुअली बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जब आप बहुत ज़्यादा यूज़र्स के साथ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हो ना, तो नैनो सेकंड्स के टाइम स्लॉट्स बन जाते हैं। अब इतने छोटे टाइम स्लॉट्स को मैनेज करना, इतनी प्रिसाइज टाइमिंग करना नियरली इम्पॉसिबल होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जबकि ये थियोरेटिकली स्पीकिंग FDM से ज़्यादा अच्छा है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो एक्स्ट्रा डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ओवरहेड कम हो रहा है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अभी भी आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे हो, उसके अंदर आप वो एनालॉग सिग्नल ही है, लेकिन उसके अंदर आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ा कि हर सिंगल मोमेंट इन टाइम के अंदर आपको इन चारों, पहले वेव को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, फिर आप उसको मतलब समझ रहे हो। तो TDM के अंदर ये एक फ़ायदा है। तो FDM और TDM के अंदर बेसिकली यही सबसे बड़ा फ़र्क है। लेकिन TDM के अंदर वही वाली बात कि जो एक्स्ट्रा गार्ड बैंड्स थे कि इन रेंजेस के अंदर हम डेटा नहीं भेजेंगे, वो वाला मसला नहीं है। आप पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और इसको स्केल करना भी रियल टाइम के अंदर ज़्यादा हो सकता है। ये
लेकिन फिर भी वही बात, मेजर पॉइंट आपको समझ आ गया। आगे बात आती है फिज़िकल मीडिया की थोड़ी सी, और वो है कि कुछ और सवाल थे ये लाइक हाइब्रिड फाइबर केबल वगैरह के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लो, मैं आता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि जिस हद तक कोर्स के अंदर डिस्कस हुए हैं ना, आपको बस इतनी बातें कम से कम पता होनी चाहिए। फिर कोई इसके ऊपर सवाल आ भी जाए ना, कोई ज़्यादा MCQ आएगा, कोई एक्चुअल सवाल नहीं आएगा, तो आप आंसर कर पाओगे। तो टीवीज़ वगैरह जो थे ना, टीवी रेडियो वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो एनालॉग सिग्नल्स के साथ ही काम करती थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे FDM ही लगाते हैं। तो आपका एक्सेस नेटवर्क मोस्टली ये FDM पे ही चल रहा है। तो कोएक्सियल और हाइब्रिड फाइबर केबल जो थी काफ़ी ज़्यादा पहले की लगी हुई थी, हमने उसी के ऊपर FDM कर दी। इसी तरह डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन वायर्स के लिए पहले की थी, हमने उसके ऊपर FDM कर दी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो आपके घर में सीधी आती है केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वो उसको कहते हैं लाइक FTTH कहते हैं, उसके अंदर काफ़ी टाइम TDM ही इस्तेमाल की जाती है। और वो वायबल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग एक वक्त में शेयर नहीं कर रहे, जबकि नेटवर्क कोर के अंदर ना फिर भी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है। तो नेटवर्क कोर के अंदर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, तो उस केस के अंदर आपके लिए TDM करना बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन इस नैरो केस के अंदर TDM बेहतर रहता है और काफ़ी जगहों पे यूज़ भी होता है। उसके अलावा वायरलेस आ जाता है। वायरलेस के अंदर आपको पता ही है, वाईफाई है, सेल्युलर डेटा है, सैटेलाइट है, वो स्टारलिंक जैसे है। तो ये यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ था कि एक रूरल एरिया के अंदर अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहो तो क्या करोगे। तो ऑब्वियसली सेल्युलर डेटा ये सबसे चीप ऑफर है क्योंकि उसकी कवरेज भी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसका एक और आंसर सैटेलाइट हो सकता है, स्टारलिंक वगैरह। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये था कि आपको बस पता हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर एक छोटी सी बात और आती है कि हम यूजुअली ना इन सारे लिंक्स के अंदर एसिमेट्रिकल रेट्स रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम डाउनलोड स्पीड हमेशा ज़्यादा रखते हैं और अपलोड स्पीड हमेशा कम रखते हैं। उसकी वजह यह है कि 99% ऑफ टाइम आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हो। इस वक्त भी आप अगर लाइक यूट्यूब वीडियो पे लाइक या कमेंट ब्ला 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 कर रहे हो, तो वो एक बहुत छोटा चंक ऑफ डेटा है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एज अपोज टू द अमाउंट ऑफ डेटा यू कंज्यूम है। तो कंज्यूमर्स का बिहेवियर देख के ये फिर इस तरह की तारें रखेंगे, वरना अगर आप बराबर रखते हो आप बेसिकली जगह ज़ाया कर रहे होते हैं। आपने आधा अपस्ट्रीम रख लिया, आधा डाउनस्ट्रीम रख लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपस्ट्रीम वाला खाली पड़ा हुआ है। तो इसलिए वो बनाते ही इस तरह से हैं तारें, वो सारा कुछ सेटअप ही इस तरह से करते हैं कि डाउनस्ट्रीम ज़्यादा तेज़ हो। उसके बाद आ जाती है बात पैकेट और सर्किट स्विचिंग की। तो एक्चुअल इंटरनेट के अंदर हर जगह पैकेट स्विचिंग ही हुई होती है, ऑब्वियसली कोई रिजर्वेशन वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर इनके फ़ायदे नुकसानात की बात कर ली जाए, क्योंकि एक आध सवाल आया था हमारी असाइनमेंट के अंदर, उसके अंदर था कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, वो एक स्टडी रेट के ऊपर, इतनी रेट के ऊपर बस डेटा भेज रही है, तो क्या लगाना चाहिए, पैकेट स्विचिंग होनी चाहिए, सर्किट स्विचिंग होनी चाहिए। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके लिए अच्छी है। तो थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले की होएगी कि सर्किट स्विचिंग के अंदर रिजर्व्ड होता है, तो आपको रिलायबिलिटी मिल जाती है कि आपको गारंटीड है कि मुझे इतनी ही क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है। जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर वो फ्लक्चुएट हो सकती है। लेकिन पैकेट स्विचिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म डेटा फ्लो जो कि एक्चुअली होता है कि कुछ पीक टाइम्स हैं, कुछ लल टाइम्स हैं जब सारे सोए हुए हैं वगैरह, तो उन केसेस के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा हाई ट्रैफिक के अंदर भी वो क्यूज़ वगैरह सेटअप करके सारा कुछ हैंडल कर लेती है, जबकि सर्किट स्विचिंग हैंडल ही नहीं कर पाता। उसके अलावा नोड इंसर्शन भी ट्रिवियल है पैकेट स्विचिंग के अंदर आपके नेटवर्क के अंदर, लेकिन सर्किट स्विचिंग के अंदर आप अगर एक नया नोड बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे उस मशीन का हर दूसरी मशीन से बात करने के लिए, तो आपको फिर n और कनेक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है स्केल करना इनको। लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि इसके अंदर 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही होती है, एज अपोज टू के बीच में आप किसी और को पकड़ा रहे हो, वो किसी और को पकड़ा रहे हो, वो किसी और को पकड़ा रहे हो। तो ये पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग हो गए। अब जो एक्चुअल सवाल आते हैं, ठीक है, वो इस तरह के आते हैं। तो एक सवाल कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है कि सपोज यूजर्स शेयर अ 2 megabits per second link, also suppose each user transmits continuously at 1 megabits per second when transmitting। तो अगर मैं साथ पेंट खोल लूँ इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी जाऊँ, तो सबसे पहले क्या है, यूजर्स शेयर अ 2 Mbps लिंक।
तो एक लिंक है, इसका R जो है वो है 2 Mbps। उसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है कि ऑल्सो सपोज ईच यूज़र ट्रांसमिट्स कंटिन्यूसली एट 1 Mbps। ठीक है, तो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, मैं उसको यू फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तार भूल जाओ, ये बस डेटा ही लिख रहा हूँ मैं। यू इक्वल्स 1 Mbps, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई एक यूज़र के। बट ईच यूज़र ट्रांसमिट्स ओनली 20% ऑफ द टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र बीइंग एक्टिव इज़ 0.2। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है कि इस सिस्टम के अंदर सर्किट स्विचिंग अगर हम यूज़ करें तो कितने यूज़र सपोर्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ट्रिवियल एग्जांपल है, क्योंकि आपके पास अगर एक तार है, ठीक है, चाहे आप FDM कर रहे हो कि आपको कि मैं इतने हिस्सा जो ऊपर वाला है तार का मैं उसके अंदर से यूज़र 1 का भेज दूँ और इसके अंदर से यूज़र 2 का भेज दूँ, एक स्पेसिफिक टाइम, एक सेकंड के अंदर आप फिर भी 1 Mbps भेज रहे हो, तो ये 2 यूज़र सपोर्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है तो क्या बढ़ जाएगा, कम होगा, तो तब भी यही है कि अगर आपको कि मैं अपनी तार के अंदर से ये 2 Mbps के लिंक के अंदर से 0.5 सेकंड इसको दे देता हूँ यूज़र 1 को और 0.5 दे देता हूँ यूज़र 2 को, तो अभी भी यूज़र 1 को कितना मिल रहा है एक्चुअल एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के इंटरवल के अंदर यूज़र 1 का कितना एक्टिव टाइम था, 1 Mbps। ठीक है, तो दोनों सूरतों में उनको इतनी मिल रही है। तो दोनों सूरतों में आंसर 2 है, चाहे आप TDM करो FDM करो। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है FDM शायद ऐसे हो जाए, TDM के अंदर हम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप बस टाइम स्लॉट छोटे करी जाओ, लेकिन फिर आप उस एक सेकंड के अंदर के मार्जिन से बाहर निकल के आके बकाया उसको स्लॉट दे रहे होगे। तो इसीलिए सर्किट स्विचिंग के अंदर आपने बस सिंपली डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जो आपकी बैंडविड्थ है उसको डिवाइड कर दो कि एक यूज़र की कितनी रिक्वायरमेंट है उससे, तो आपको इससे पता चल जाए कितने यूज़र सपोर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आगे जो सवाल है, फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रॉब्लम सपोज पैकेट स्विचिंग इज़ यूज्ड, why will there be essentially no queuing delay before the link if 2 or fewer users transmit at the same time। तो इस तरह से सिस्टम है कि यहाँ पे आपका एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका शेयर्ड एक्सेस लिंक है और इसके साथ आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, उसने कहा कि एक वक्त में अगर मैक्सिमम 2 या उससे कम यूज़र्स आए हों तो कभी भी क्यूइंग डिले नहीं होगा। क्यों? ठीक है, तो इसकी 2 Mbps है और अगर एक वक्त में दोनों यूज़र्स भेज भी रहे हैं, ये 1 भेज रहा होगा, ये 1 भेज रहा होगा, तो ये जैसे ही 2 Mbps रीड करेगा 2 Mbps ट्रांसमिट कर देगा, कोई भी क्यूइंग नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसी के अंदर एक तीसरा डाल दो ना, तो आपका यहाँ पे क्यू बिल्डअप होता जाएगा और फिर डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका लिंक होल्ड ही नहीं कर सकता, आपकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो चुकी है, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो रहा। तो अच्छा, why will there be queuing delay if 3 users transmit at the same time? तो ये वही वाली बात हो गई कि अब 3 Mbps डेटा आ रहा है और आप ट्रांसमिट खाली 2 Mbps कर सकते हो, तो ऑब्वियसली क्यू आपकी बढ़ती जाएगी और वो इवेंचुअली आपकी क्यू भी भर जाएगी, डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन यूज़र इज़ ट्रांसमिटिंग, तो इसका आंसर इन्होंने पहले का दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यूज़र बीइंग एक्टिव इज़ 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन यूज़र, अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 3 यूज़र पड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी कितनी है, इसकी भी 20% है, इसकी भी 20%, ये तो लाइक ट्रिवियल है। अब काफ़ी बार वो यही करते हैं कि इधर बस ओनली डाल देंगे, अगर ओनली डाल देंगे तो सवाल बदल जाएगा। तो उसके अंदर ये होगा कि आपसे पूछा ये जा रहा है फिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र 1 बीइंग एक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र 2 बीइंग इनएक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र 3 बीइंग इनएक्टिव। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक गिवन यूज़र के लिए, ठीक है, ये कोई आयत यूज़र है और ये बकाया सारे हैं, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हो, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव मल्टीप्लाइड बाय बकाया सब के इनएक्टिव होने की। ये बस मैंने वो लगाया प्रोडक्ट रूल लगाया जो स्टैट्स में पढ़ा था, ठीक है। ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी of 1 user being active and n-1 users being inactive, ठीक है। तो ये
लेकिन इस सवाल में खाली पूछा जा रहा है फाइंड दैट अ गिवन यूज़र इज़ ट्रांसमिटिंग। इसके अंदर ये नहीं कहा हुआ कि ओनली वन यूज़र इज़ ट्रांसमिटिंग। तो उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि ईच यूज़र ट्रांसमिट्स ओनली 20% ऑफ द टाइम। तो गिवन यूज़र जो है, कोई भी यूज़र सेलेक्ट कर लोगे वो भी 20% ऑफ द टाइम ही ट्रांसमिट करेगा। बहुत सिंपल है। Suppose now that there are 3 users. Find the probability that at any given time all 3 users are transmitting simultaneously. Find the fraction of the time during which the queue grows. ठीक है, तो आप वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली भी लगा सकते हो क्योंकि खाली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्टिव और इनएक्टिव की, लेकिन मैं रॉ तरीके से ही करूँगा। तो रॉ तरीका ये है कि ऑल 3 यूजर्स आर ट्रांसमिटिंग, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 एंड A3, ठीक है, और ये लिटरली बस इक्वल होगा जब आप इसको एक्सपैंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्यूब के, तो ये बन जाएगा 0.2 होल क्यूब। होल कहने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, 0.2 क्यूब। अच्छा, तो बन जाते कोई 0.008 आई थिंक। ओके, तो इस सवाल के अंदर जो था आखिरी वाला हिस्सा वो था कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द क्यू ग्रोज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि देखो आपके पास 3 लिंक्स से राउटर के पास आई है इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टोर एंड फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, इसीलिए सबसे पहले सारे पैकेट्स पहले स्टोर होंगे मेरे राउटर के अंदर। उसके बाद अब इस पॉइंट के ऊपर अगर तीनों एक साथ हुए और तीनों एक ही डिले के साथ पहुँचे हैं, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पास 3 पैकेट्स हैं। तो अब मैं उस वायर के थ्रू एक वक्त में 2 ही भेज सकता हूँ, मैं 2 भेज देता हूँ कोई भी आर्बिट्रेरीली। तो मतलब अभी बस जितना टाइम मुझे सेंड करने में लगा ना उतना ही टाइम लगेगा, मतलब जितना टाइम है राउटर तक पहुंचने में उतना ही लगेगा। अब इन्होंने क्या नाम है अपने राउटर के साथ वाला जो लिंक है उसकी बैंडविड्थ नहीं दी हुई, तो हम अस्यूम करेंगे कि ट्रिवियल है, तो 0 इसका आंसर होएगा आई थिंक। अब कंफर्म नहीं है। दूसरा एक आंसर ये हो सकता है कि आप को के 3 Mbps है ना, तो नहीं वैसे नहीं है, यही बनता है इसका आंसर मेरा ख्याल है। खैर, अच्छा आगे कंफर्म करके यार मुझे भी बता देना। अच्छा खैर, आगे जो कुछ बात है वो है राउटिंग और फॉरवर्डिंग की, ठीक है। तो राउटिंग जो है वो ग्लोबल डिसीजन होता है कि अगर मैंने अपना कोई भी मैसेज भेजना है किसी दूसरी तरफ, ठीक है, तो वो कौन सा ओवरऑल पाथ लेगा, ठीक है। जो मैं जूम आउट करके बड़ी सी लाइन नज़र आती है ना आपके, ये लाल वाली, ये आपकी राउटिंग है। और फॉरवर्डिंग हो रही है माइक्रो लेवल के ऊपर, जब आपका नेटवर्क के अंदर एक राउटर किसी और राउटर को आपका डेटा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग जो होती है वो होती है फॉरवर्डिंग टेबल की बेसिस के ऊपर। फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर ना आपके मैक एड्रेसेस वगैरह की मतलब कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि आपके हेडर से पड़ता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगले राउटर का मैक एड्रेस रख देता है, ठीक है। तो वो बताया था कि अगर आपने इस एरिया पे जाना है तो फिर लेट्स से आप एक मैसेज भेज रहे हो, उसके हेडर में लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। अब वो पढ़ेगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो और अपने फॉरवर्डिंग टेबल पे देखेगा कि उधर जाने का रास्ता सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो उस वाले रास्ते पे आपको भेज देगा। ये फॉरवर्डिंग टेबल है। तो ये जो आपके स्विचेस होते हैं, आपके राउटर्स होते हैं, वो ये कर रहा होता है। उसके अलावा एक चीज़ होती है राउटिंग एल्गोरिदम, और वो ये करती है कि वो ओवरऑल सारे नेटवर्क के अंदर जो राउटर्स के फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं ना उनको अपडेट करता है ताकि वो ऑप्टिमली जगह पे पहुंचा सके। और ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप टाइम पे या जब ज़्यादा चेंजेस आ गए नेटवर्क के सेटअप के ऊपर या टोपोलॉजी वगैरह के ऊपर, तब जाके आता है, तब जाके रन होता है, ठीक है। उसके बाद डिलेज़ की कुछ बातें हैं, आपको पता ही है, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले। इनके अंदर इनकी अगर डेफिनेशन मैंने देनी हो तो मैं ये दूंगा कि ट्रांसमिशन डिले है द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द लास्ट बिट ऑफ डेटा टू एंटर द मीडियम, ठीक है। तो अगर आप 10,000 बिट्स भेज रहे हो तो आखिरी 10,000वीं बिट का तार के अंदर दाखिल होने तक का जितना टाइम है ना उतना है L/R। और ये L/R इसलिए क्योंकि R जो है वो आपकी बैंडविड्थ है कि 1 सेकंड के अंदर आप कितने बिट्स भेज सकते हो, और L जो है वो कितने बिट्स हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि आखिरी बिट को पहुंचने तक का कितना टाइम लग जाएगा।
उसके बाद बात होती है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले मीडियम के अंदर अगर एक बिट एंटर हो गया, उसका शुरू से आखिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आपके वो मीडियम जो है उसकी स्पीड के ऊपर और जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हम एंड पे पूरा निकाल रहे होते हैं नोड डिले वगैरह, अब मैं प्रोसेसिंग और क्यू डिलेज इस वक्त इग्नोर कर रहा हूँ। हम इसीलिए डी ट्रांस प्लस डी प्रॉप करते हैं क्योंकि जो ट्रांसमिशन डिले है ना वो आपके आखिरी बिट का वायर के अंदर आने तक का टाइम बता रहा है, और जो प्रोपगेशन डिले है ना वो किसी भी बिट का शुरू से आखिर तक आने का रहा है। तो हो ये रहा है कि आप पहले डी ट्रांस पीरियड इंतज़ार करते हो, और इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये हुआ कि ये वाला बिट जो आखिरी वाला था ना वो यहाँ तक आ गया। सही है। वायर के मैं यहाँ पे वायर बना देता हूँ, ठीक है। वो इधर से लेके ना अभी राउटर के अंदर से लेके ना इधर आ गया आखिरी वाला बिट, ये है डी ट्रांस। अब जो बकाया टाइम है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ किसी भी बिट के पहुंचने तक का टाइम, तो दिस प्लस डी प्रॉप इस तरह से। इतना मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ऐसे समझाने सबको पता ही नहीं है। खैर, तो ये हो गए आपके जो मेजर डिलेज हैं, और यूजुअली इन्हीं दोनों के ऊपर सवाल पूछा जाता है। क्यू डिले की बात भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा रफली वो मिनट सेकंड्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। वो यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं और वो ट्रैफिक इंटेंसिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ मेजर कर रहे हैं किसी हद तक। तो ये आपको बताता है कि क्यूइंग डिले कितना होगा ऑन एवरेज। अब ये जो ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारे पास है, ये एक अगर ज़ीरो है इसका मतलब है कोई क्यूइंग नहीं हो रही, और अगर 1 है ना तो इसका मतलब है कि क्यूज़ सारी भर पड़ी हैं, कोई डेटा कहीं भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि मतलब क्यूज़ भरती जा रही हैं, वो पुराना डेटा भेजता है और क्यू में नया डेटा आ जाता है, और वो क्यू में इतनी देर लगा रहता है कि अगले बंदे को लगता है कि अब डेटा आना ही नहीं है, वो कनेक्शन क्लोज़ करके बैठ जाता है। तो या फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि पैकेट लॉस हो गया और फिर से रिक्वेस्ट कर लेता। तो ये इसका फॉर्मूला है कि एवरेज पैकेट अराइवल रेट मल्टीप्लाइड बाय पैकेट लेंथ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। ये आपको बताया था ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी है। सो इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं आता लाइक मोस्टली इसके ऊपर सवाल आता है और इसके ऊपर आता है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर, और ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले के अंदर। उसके अलावा वो प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले भी आते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात है कि बैंडविड्थ और थ्रूपुट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बैंडविड्थ होती है आपकी किसी एक स्पेसिफिक एक्सेस कोई किसी भी लिंक की कैपेसिटी कितनी है कि ये वाली तार कितना डेटा भेज सकती है इन अ सेकेंड, जबकि थ्रूपुट होता है पूरी एंड टू एंड जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ ट्रांसफ़र है। तो अगर आपके पास एक नीचे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कि मेरा कंप्यूटर है वो किसी सर्वर से डेटा ले रहा है, तो सर्वर बिट्स डाल रहा है एक छोटे कैपेसिटी के एक छोटे बैंडविड्थ के लिंक के थ्रू, और वो डाल रहा है मेरे बड़े बैंडविड्थ के लिंक के अंदर अपना डेटा। सही है। अब चाहे आगे जितना भी बड़ी कैपेसिटी वाली चीज़ हो, अगर शुरू में ही कम चीज़ कम कैपेसिटी से जगह चीज़ आ रही है तो फिर उतनी ही कैपेसिटी पे रहेगी, राइट। प्रीटी इसके अंदर कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए थ्रूपुट जो होती है ना वो डिफाइन होती है एज मिनिमम ऑफ ऑल ऑफ द लिंक्स इन द सिस्टम, ठीक है। मिनिमम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज ऑफ द लिंक्स इन द सिस्टम, मिनिमम बैंडविड्थ, ठीक है। ये थ्रूपुट होती है। अब आगे बात आ जाती है 5 लेयर स्टैक की। ये OSI मॉडल के सिलेक्टेड सबसे नीचे वाले 5 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जहाँ तक बात हुई हुई है ना वो इसी हद तक हुई हुई है कि राउटर और स्विचेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, फिर नेटवर्क इंटरफेस। ओके भाई, ये थोड़ा सा नाम गलत है वैसे इसके रिलेटिव, ठीक है। इन्होंने नेटवर्क लेयर नाम रखा हुआ इंटरनेट का, इन्होंने नेटवर्क इंटरफेस रखा हुआ लिंक का। एक्चुअली मतलब एक ही है, लेकिन ये तस्वीर भी इसी तरह की होनी चाहिए जैसे राइट पे, तो इधर से देख लेना। खैर, तो बेसिकली आपका कंप्यूटर जो है ना वो इन सारी लेयर्स पे ऑपरेट कर रहा होता है। आपका कंप्यूटर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को कहेगा यार मैंने ये मैसेज भेजना है, फिर वो एक सॉकेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर को कहेगी कि यार ये मैसेज आगे करना है।
अब वो नीचे वाली लेयर की सर्विसेज लेगा और फिर वो लिंक लेयर की सर्विसेज लेगा और फिर फिजिकल लेयर की सर्विसेज लेगा और इवेंचुअली इस तरह से प्रोपगेशन होएगी और एक सीरीज़ ऑफ फंक्शन कॉल्स के थ्रू आपका मैसेज एक्चुअली डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब वो होगा वो मीडियम के थ्रू जाएगा और किसी राउटर में जाएगा या स्विच में जाएगा। इस केस में एक लिंक लेयर स्विच पे जा रहा है। अब स्विचेस जो होते हैं ना वो रिलेटिवली डम डिवाइसेस हैं। स्विचेस सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 तक का सोच सकते हैं। उनके अंदर इतनी कोई मतलब हार्डवेयर ऐसी डिज़ाइन ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन ही नहीं है कि वो ऊपर की किसी लेयर की चीज़ को देखे। उसका काम बहुत लिमिटेड है और वो उसी पे करने वो और उसी काम को करने में माहिर है। ठीक है, तो स्विचेस यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्विचेस बेसिकली अपने फॉरवर्डिंग टेबल को पढ़ते हैं और बस फॉरवर्ड कर देते हैं और कुछ भी नहीं करता। स्विच का सिर्फ इतना काम होता है। तो इस मिनिमल डिज़ाइन का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा सी ट्रैफिक को एक साथ अपनी कंप्यूटिंग पावर का वहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है ना फिर, और अपनी मेमोरी वगैरह का, ना कि वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रखें कि किस तरह से नेटवर्क लेयर वाली चीज़ें हैंडल करनी है। लेकिन फिर आगे आ जाते हैं राउटर्स, क्योंकि कभी कभी आपको इससे ज़्यादा स्पेसिफिक होना ही पड़ता है। तो राउटर्स जो है ना वो आपका वो फॉरवर्डिंग टेबल वगैरह वाली चीज़ें पढ़ने की जगह ना वो पूरा आईपी एड्रेस पढ़ते हैं और उस आईपी एड्रेस पे भेजने की कोशिश करते हैं। तो स्विचेस और राउटर्स के बीच में ये डिफरेंस है कि वो लेयर 2 है, राउटर्स लेयर 3 हैं। सही है। अब आपके जो होम राउटर्स होते हैं, ये बस एक्स्ट्रा बात मैं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली जिन राउटर्स की हम बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा आगे की चीज़ होता है, क्योंकि वो फिर भी किसी हद तक पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हम अगले चैप्टर में के शुरू में ही जाके देखेंगे, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, कि आपने अगर किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है ना, आप उसका कोई आईपी होएगी, राइट, इस तरह से करके कोई 3-4 ऑक्टेट भर देता हूँ मैं भी, सही, और साथ कोई पोर्ट होगा। और ये मेरे ना इतना हिस्सा जो है ये मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो मेरे होम राउटर का है, जो मोडेम लगी हुई है आपकी या जो भी लगा हुआ है, ठीक है, एंटीना वाली चीज़ जो भी आपके घर लगी हुई है, ये उसका आईपी एड्रेस है। फिर ये आपको कुछ लोकल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन करता है, राइट। लेकिन बाहर के इंटरनेट में आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस नहीं पढ़े जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इससे बात कर रहा होता है और इसके स्पेसिफिक पोर्ट्स पर। और हो सकता है कि उसका कोई पोर्ट आपके किसी पोर्ट के ऊपर मैप हुआ, इसीलिए आपके कंप्यूटर के ऊपर उसके थ्रू डेटा आ रहा। तो ये एक्चुअली आईपी एड्रेस से एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और भी कुछ काम कर रहे होते हैं। तो आप इन राउटर्स को मिक्स ना करना आपस में। तो इस राउटर का काम सिर्फ ये है कि आईपी एड्रेस पढ़ के आगे फॉरवर्ड कर देता। तो स्विचेस भी कुछ और पढ़ते थे, वो कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ पढ़ता था, मैं भूल नहीं क्या पढ़ता था। खैर, तो ये बात हो गई। स्विचेस जो है ना मैक एड्रेस की लेयर तक ही काम करते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। राउटर्स को आईपी आती है, ठीक है। आगे चैप्टर 2 के अंदर हम अब इसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से शुरू कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपके पास टीसीपी आ जाती है और यूडीपी आ जाती है। अब आपको पता ही है टीसीपी जो है वो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, यूडीपी जो है अनरिलायबल के लिए यूज़ होती है। टीसीपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि फ़्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। अब फ़्लो कंट्रोल ये है कि अगर मैं एक 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ, राइट, ओवर टीसीपी, तो ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। अब टीसीपी ये करेगा कि अगर ऐसा हो रहा है ना कि ये कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी को डेटा भेज रहा है और बी कहीं स्टोर कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस करके शायद कुछ प्रिंट कर रहा है, राइट। अब ये बड़ी स्लो प्रोसेस है और ये बस भेजी जा रहा है। तो एट सम पॉइंट इसकी स्टोरेज फुल होती जाएगी, तो ये एक बुरी सिचुएशन है। तो टीसीपी ये करता है कि वो फ़्लो कंट्रोल कर रहा है। वो ये करेगा कि वो देखेगा कि बी का जो रेट ऑफ प्रोसेसिंग है ना, वो इसके रेट ऑफ ट्रांसफ़र से बहुत कम है। तो इस केस में वो एक हो गएगा यार थोड़ा स्लो हो जाओ, तो वो ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो कर देगा। तो ये फ़्लो कंट्रोल है। जबकि कंजेशन कंट्रोल जो है ना, कंजेशन कंट्रोल ये है कि जब आपके पूरे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है तो वो सारे डिवाइसेस को ही कहा जाता है कि यार आप थोड़ा होलात रखो, इतना ना यूज़ करो। अब मुझे नहीं पता कि ये 2 कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं तो बकाया सारों को किस तरह से सिग्नल जाता है, लेकिन हमें सर ने इतना ही बताया था।
आई थिंक इतना ही पता होना चाहिए आपको, वो आगे जाके ट्रांसपोर्ट लेयर के चैप्टर में शायद डिटेल में बताएंगे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये है कि हाँ सॉरी टीसीपी के अंदर ये है कि वो आपको हैंडशेक भी चाहिए होता है एक, और उसके अंदर आपका एक राउंड ट्रिप टाइम लग जाता है, ठीक है। अब कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से जो ये पूरी कोई भी नहीं करता, ना टीसीपी करता ना यूडीपी करता। वो है कि कोई टाइमिंग की गारंटी नहीं होती कि कब पहुंचेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि इंक्रिप्शन होके जा रही है नहीं जा रही। तो जो बेस प्रोटोकॉल्स है ना ये, इनके अंदर कोई इंक्रिप्शन नहीं हो रही, और उसके अलावा कोई मिनिमम थ्रूपुट की गारंटी भी नहीं है कि वो आपको कोई गारंटी नहीं कर रहा कि एक सेकंड में कम से कम इतने बिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। पूरे मैसेज का भी नहीं बता रहा, और एक वक्त में कितने बिट्स जाएंगे वो भी नहीं बता रहा। कुछ भी गारंटीड नहीं है, ना टीसीपी में ना यूडीपी में। लेकिन टीसीपी जो है ना वो डेटा इंटेग्रिटी गारंटी करता है, तो उसके अंदर आई गेस एक हद तक गारंटी है। और वो यही है कि आप जिस फॉर्म में डेटा भेज रहे हो ना उसी फॉर्म में अगले बंदे को मिलेगा, चाहे नेटवर्क के अंदर बीच में जितनी भी नॉइज़ हो, चाहे वो जितना भी म्यूटेट हो, वो चेक सम्स वगैरह लगाएगा, वो इस तरह की चीज़ें करेगा, जिस पैरिटी वगैरह जो हमने डीएलडी में देखी थी, इस तरह की चीज़ें चेक करेगा, उसके थ्रू वो इंश्योर करेगा कि जिस हालत में था उसी हालत में पहुंचेगा। अब उसके बाद यूडीपी आ जाता है। यूडीपी जो है ना वो इस तरह के कोई चेक्स नहीं लगाता, और ना ही वो फ्लो कंट्रोल करता है और ना ही कंजेशन कंट्रोल करता है, लेकिन इसका कोई हैंडशेक भी नहीं होता। ये बस अन्यवार भेजी जाता है डेटा, कोई पकड़े ना पकड़े वो उसका मसला नहीं है। और इसीलिए यूडीपी बहुत तेज़ होता है टीसीपी की निस्बत। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग के अंदर आपको पता है ये यूडीपी यूज़ किया जाता है कि उससे पैकेट लॉस हो भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि टीसीपी के अंदर क्या नाम है अपना, वो पैकेट सारे पूरे करने बैठ जाता, चाहे वो 2 सेकंड पहले के भी आ रहे हों। अब मैंने मेंशन किया था कि कोई भी इनक्रिप्टेड नहीं होता, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। तो मतलब इस तरह से प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड जा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या जा रहा होगा, और कोई भी बंदा वायर शार्क लगा के शुरू हो जाए। तो इसीलिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस। तो टीएलएस जो है ना वो टीएलएस सर्टिफिकेट्स नाम की एक चीज़ होती है, उसके थ्रू वैलिडेट करता है कि जो सेंडर है क्या वो एक्चुअल सेंडर है, जो रिसीवर है क्या वो एक्चुअली वही रिसीवर है जो वो कह रहा है। तो वो इस तरह से गारंटी करता है कि रास्ते में कोई आपका पैकेट पकड़ के चेंज करके ना आगे भेज रहा, ठीक है। तो और टीएलएस इटसेल्फ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो बस एक एक्स्ट्रा लेयर है एन्क्रिप्शन की, जो टीसीपी पे भी काम कर सकती है और यूडीपी पे भी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे। अब हम थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गए, हम नीचे से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ज़्यादा सॉफ्टवेयर के करीब है, जबकि वो ज़्यादा हार्डवेयर के करीब है। उससे मतलब उसके कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा इसके करीब है, ठीक है। तो ये ज़्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह की तरफ ध्यान देंगे। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है ना वो डिफ़ाइन करती है कि आपके किस किस्म के मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, उनका सिंटैक्स क्या होगा, और जो वैल्यूज़ डाली जा रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में उनकी मतलब क्या होगा, किस तरह से इंटरप्रेट करना है। उसके अलावा वो ये बताएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मतलब जैसे HTML के अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजे तो रिस्पॉन्स आएगा, तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है HTTP, इसीलिए उसके अंदर ये सारा कुछ डिफाइंड है। तो सबसे पहले फिर उसी की बात कर लेते हैं HTTP की। तो HTTP जो है उसके अंदर इस फॉर्मेट में कुछ भेजा जाता है। सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट का मेथड होता है, जो कि लेफ्ट में लिखी हुई उनमें से कुछ भी हो सकता है, गेट, हेड, पुट, पोस्ट, डिलीट। अभी मैं उन पे आता हूँ कि इनकी डिटेल क्या है। उसके बाद एक स्पेस होती है और URL होता है उस साइट का जिससे आप बात करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे google.com आ गया या youtube.com आ गया, जो मर्ज़ी आ गया। फिर आगे स्पेस आ गई और आपका HTTP का जो करंट वर्जन है जो आप यूज़ कर रहे हो वो आ जाता है। तो आ जाएगा HTTP/1.1, HTTP/2 वगैरह इस तरह से। और आगे एक \r है और एक \n है। तो कैरेज रिटर्न लाइन फीड, ये विंडोज़ वाला न्यू लाइन होता है, ठीक है। तो न्यू लाइन आ गई और फिर आपके हेडर की पहली वैल्यू शुरू हो जाती है आगे से। फिर हेडर जब ख़त्म होता है आपका, आपने की डाल दी, आपने स्पेस करके वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपका वो फिर से कैरेज रिटर्न लाइन फीड \r/n, और आपने ये पैटर्न रिपीट करते जाना जब तक आपका हेडर ख़त्म नहीं हो जाता। और फाइनली आप एक एम्प्टी लाइन डाल देते हो \r/n, तो उससे पता चल जाता है उसको कि यहाँ पे हेडर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बॉडी होती है और उसके अंदर फिर से टर्मिनेट करने के लिए \r/n होता है। तो HTTP यही है खाली। अब HTTP के अंदर जो आपके मेथड्स आ जाते हैं, एक गेट है जो कोई
वेब पेज या रिसोर्स गेट करने के लिए होता है। हेड है जो बेसिकली गेट ही है लेकिन वो बॉडी के बिना रिस्पॉन्स गेट करवाता है। तो लेट्स से आपका रिस्पॉन्स बहुत बड़ा आएगा, आप वो पूरा रिस्पॉन्स नहीं देखना चाहते, खाली उसका हेडर देखना चाहते हो, तो आप हेड यूज़ कर लोगे। फिर पुट है जो कोई फाइल अपलोड करने के लिए यूज़ होता है सर्वर के ऊपर। पोस्ट है वो अपने फॉर्म वगैरह का डेटा डालने के लिए होता है कि अगर आप साइन अप कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो। उसके अलावा डिलीट है अगर आप कोई चीज़ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। अब कुछ और भी हैं जो इतने मेंशन नहीं किए जाते। कनेक्ट है हैंडशेक के लिए जो एक्चुअली टीसीपी हैंडशेक इनिशिएट करता है। ऑप्शंस है, ट्रेस है, पाथ है, पैच है, ये इतना मैटर नहीं करता। लेकिन फनली इनफ एक मिथ था, उसके अंदर एक एमसीक्यू आया हुआ था कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वैलिड एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड। तो उसके अंदर गेट था, पुट था, डिलीट था और पैच था। तो चारों जो थे वो एक्चुअली एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेथड्स थे और उन्होंने जो सही वाला आंसर लगाया था वो पैच पे लगाया हुआ था। तो वैसे तो मेरा ख्याल है ग्रेस मार्क्स मिल ही जाने थे उसके, लेकिन मैंने इसीलिए इन वालों को ग्रे आउट किया हुआ क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो यही ऊपर वाले 5 हैं, गेट, हेड, पुट, पोस्ट, डिलीट। आपको इनका पक्का पता होना चाहिए, बकाया वाले भूल जो बेशक। अच्छा, ये तो हमने रिक्वेस्ट की बात करी ना, ये मेरे ब्राउज़र ने सर्वर को भेजा, तो अब उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले एक लाइन होती है, उसके अंदर HTTP का वर्जन होता है, फिर स्टेटस कोड होता है रिटर्न, और एक फ्रेज़ होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसके अंदर जो स्टेटस कोड्स आते हैं 200 सबसे कॉमन है, वो है ओके के लिए, वो जनरल सक्सेस के लिए। बल्कि 2 की लाइन में जो सारे आते हैं ना वो सारे सक्सेस के लिए हैं। 201, 202, 203, ये कोई इनमें से एक होता है इंसर्टेड के लिए, मेरा ख्याल है वो 201 है, कोई लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। तो 2XX जो सारे कोई भी 2 डिजिट्स आ जाए आगे वो सक्सेस के लिए। इसी तरह 3 अगर शुरू में आ रहा है, 300 समथिंग है, तो वो रीडायरेक्शन के लिए हो रहा है कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो इधर नहीं पड़ी, आप इस URL से उठा लो, या फिर आपके पास पहले की पड़ी है कैश में अप टू डेट है। उसके बाद आ जाता है 400 वाली लाइन वाले, वो होते हैं कि आपके क्लाइंट के साइड से कोई एरर आ रहा है। अब ये हो सकता है इनवैलिड पासवर्ड, ये हो सकता है नॉट फाउंड, कि आपने कोई ऐसी चीज़ डाली है जो आपके डेटाबेस को नहीं मिली और वो अस्यूम करे कि आपकी गलती है भाई, ठीक है। तो ये वाले जो सारे एरर्स होते हैं ना वो 400 की लाइन में आता है। तो मैं जब youtube.com/ कोई भी रैंडम स्ट्रिंग डाल दूँ जिसका वेब पेज नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर वो एक क्लाइंट एरर देगा नॉट फाउंड 404, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं सर्वर साइडेड एरर्स। जनरल सर्वर एरर्स के लिए हम 500 यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक वाले डिफाइंड है कि 504 के ऊपर ये है वगैरह। तो जो आपको पता होने चाहिए ना कोड्स, वो है 304, 404 और 503। 304 होता है उस केस के अंदर कि आपके पास पहले का कोई वेब पेज कैश्ड है, ठीक है, और आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ उस केस में इसका डेटा भेजना अगर तब से चेंज हो गया हुआ जब से मैंने कैश किया। अगर आपका कैश पहले का अप टू डेट है तो वो 304 दे देगा आपको कि आपको कुछ भी मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी फाइल मैं क्यों भेजूँ, आपके पास पहले की अप टू डेट पड़ी हुई है। 404 जो है वो नॉट फाउंड के लिए है, पहली बात हो गई है। 503 जो है वो HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड के लिए। तो अभी हम वर्जन्स के ऊपर आने वाले आगे। तो HTTP 2 भी है, HTTP 3 भी है, लेकिन अक्सर जगहों पे HTTP 1.1 ही यूज़ हो रहा होता है अभी में। तो अगर आप कोई ज़्यादा बड़ा वर्जन यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा छोटा यूज़ कर रहे हो, HTTP 1 जो है वो अब ऑब्सोलीट है, तो अगर आप इस तरह का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो मे बी वो कह दे कि नॉट सपोर्टेड। तो आपको ये 3 पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, वरना कोई ख़ास इसमें बात नहीं है। अब जो डिफरेंट वर्जन है उसके अंदर क्या था, तो ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री होगी HTTP की। HTTP 1 जो थी ओरिजिनली वो नॉन परसिस्टेंट TCP कनेक्शंस यूज़ करती थी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ ना, गूगल इमेजेस पे, ठीक है, तो चाहे मैं उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मुझे HTML पेज मिल जाता है उसका। अब उस HTML पेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट गूगल इमेजेस के लिए, और वो भी उसी कंप्यूटर पे होस्टेड हैं, लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी, जिस कंप्यूटर से मैंने वो HTML फाइल ली है, ठीक है। तो होना तो यही चाहिए कि मुझे नया हैंडशेक ना करना पड़े उसी कंप्यूटर के साथ, लेकिन HTTP 1 के अंदर ऐसा होता था कि आप चाहे उसी कंप्यूटर से बात कर रहे हो, आपको फिर से वो कनेक्शन की लाइफ टाइम में सिर्फ एक इंटरेक्शन जितनी होती थी, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के जितने। तो
HTTP 1.1 ने आके ना ये चेंज किया कि उसने कहा कि TCP कनेक्शन वेरिएबल लाइफ टाइम का है, ठीक है। वो जब मर्जी क्लोज हो सकता है कि एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बाद हो जाए, हो सकता है 10 के बाद हो, ठीक है। तो अगर आप एक ही कंप्यूटर से 10 ऑब्जेक्ट्स गेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको 10 बार एक्स्ट्रा हैंडशेक नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बार हैंडशेक कर लो और उसके बाद हो जाएगा। लेकिन HTTP 1.1 जो है ना, उसके अंदर भी एक मसला है, और वो है हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। अगर आपके वेब पेज के अंदर शुरू में ही ना एक बड़ी सी फाइल है, कोई इमेज है, से कोई कवर इमेज है बहुत बड़ी, तो नीचे वाली चीज़ें वो, क्योंकि बेसिकली जब ये रिक्वेस्ट जारी होती है ना ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो ये करता है कि HTML फाइल पढ़ता है, सबसे पहले वाली चीज़ जो पहला रेफरेंस आ गया किसी ऑब्जेक्ट का, साथ ही रिक्वेस्ट भेजता है और फिर आगे चलता है, और वो इस तरह से करता जाता है। तो जिस ऑर्डर के अंदर आपकी HTML फाइल के अंदर चीज़ें आ रही हैं ना, उसी ऑर्डर के अंदर वो गेट करता है उस सर्वर से, ठीक है। तो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग ये होती है कि अगर शुरू वाली फाइल ही बहुत बड़ी है और नीचे वाली छोटी छोटी सी हैं, तो वो छोटी वाली फाइलें अब इतनी ज़्यादा आ जानी थी जितने टाइम में, उसके अंदर अभी वो आधी फाइल हुई है खाली पहली वाली, तो स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग एक काफ़ी बड़ा मसला है HTTP 1.1 के अंदर, जिसका हल निकालने के लिए HTTP 2 आई। और HTTP 2 ने ये किया था कि उसने ना हर ऑब्जेक्ट को ना फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया था। अब वो एक लंबी सी बाइनरी स्ट्रीम नहीं आ रही, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है। वैसे भी पहले पैकेट्स में आता था, लेकिन उसके अलावा ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भी सेपरेट हो गया, ठीक है। तो सब डिवीज़न एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी हो रही है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आप इसको राउंड रॉबिन में चला सकते हो। तो आप ये करो कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए पहला वाला स्लॉट रख लो, दूसरे वाले के लिए दूसरा रख लो, इस तरह से आप मल्टीपल साइकिल्स चलाई जाओ, और इस तरह से हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा HTTP 2 और भी कुछ एक्स्ट्रा काम करता है। वो एक ओवर एफिशिएंसी है कि वो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी रिक्वेस्ट किया हुआ ना, लेकिन सर्वर को पता है कि फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट किया जाता है इस सिनेरियो के अंदर, वो आपके रिक्वेस्ट किए बिना ही रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा वो भेज देगा। तो वो इसे एक्स्ट्रा बीच में वो रिक्वेस्ट वाला RTT बच जाता है, ठीक है। तो ये HTTP 2 के अंदर हमारे पास चीज़ें हैं। अब HTTP 3 भी है एक, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इन ऊपर वाला से। ये सारे जो थे ना, ये TCP बेस्ड है, इनके अंदर हैंडशेक होता है वगैरह सारा कुछ होता है। जो HTTP 3 है ना, उसके अंदर सारा कुछ UDP बेस्ड है। वो एक्चुअली क्विक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो UDP बेस्ड है। तो थोड़ी सी ज़्यादा लेयरिंग हो गई है। तो बेसिकली UDP था सबसे सिंपलेस्ट, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आई क्विक की, और ये अभी तक हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हैं। फिर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आती है हमारी HTTP, जो क्विक को यूज़ करी होती है अंडर द हुड। अब हमने बात की थी UDP के अंदर कोई एरर करेक्शन वगैरह नहीं है, तो ये तो बड़ी अनरिलायबल चीज़ हो गई ना। लेकिन HTTP 3 के अंदर वो क्विक के ऊपर भी कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मेरा ख्याल है वो एप्लीकेशन लेयर भी काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करती है। HTTPS भी यही करती है कि वो भी लाइक साथ ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी इंक्रिप्शन कर रही है, और वो अपने कुछ शुगर लगा रही है। तो HTTP 3 जो है ना, वो UDP को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ले आती है। कंजेशन कंट्रोल ले आती है फॉर एग्जांपल। उसके अलावा पर ऑब्जेक्ट एरर का एक मैट्रिक ले आती है कि यार उसका थ्रेशोल्ड बता देगी, राइट। तो कितनी आप रिलायबिलिटी चाहते हो उतने के लिए, ठीक है। ये HTTP हो गई आपकी। तो यहाँ तक आपकी हुई है HTTP। अब जो सवाल आते हैं वो है नॉन परसिस्टेंट HTTP के रिस्पॉन्स टाइम के, परसिस्टेंट HTTP के रिस्पॉन्स टाइम पर। तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड और हर कोई तकरीबन एक ही तरह से सॉल्व होता है। तो ये आपका एक कंप्यूटर है, उसने सर्वर को एक राउंड ट्रिप टाइम के अंदर इनिशिएशन रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये हैंडशेक हो गया आपका। और फिर आपने रिक्वेस्ट की है फाइल, उसने रिस्पॉन्स में भेज दी है, तो ये एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया, अगर हम फाइल ट्रांसमिटल टाइम को नहीं गिन रहे, ठीक है। तो सबसे सिंपल किस्म की HTTP इंटरेक्शन ये है, और इसके अंदर आपको लग जाता है 2 RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम। अब नॉन परसिस्टेंट के सवाल अभी हम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बुक के बैक के ऊपर हैं, जो हमारे सर ने रेकमेंड किया था कि बुक के बैक से ही तैयारी कर लो, जो चैप्टर के एंड पे सवाल होता है, वो उन सारों के अंदर कैशेस भी इन्वॉल्व हैं, और उसके अंदर DNS भी इन्वॉल्व है।
तो इसीलिए मैं पहले वो चीज़ें बताऊंगा, फिर हम सवालों पे आएंगे। तो फ़िलहाल इसको दिमाग पे रखो, आपको पता ही है ये 2RTT वगैरह वाली चीज़, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, तो इतनी डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आगे चलते हैं। अब आगे कैश भी है, वही वाली बात, मैं यूमैस वाली स्लाइड्स से ही आप देख सकते हो, ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। कि बस यही है कि OHTTP के अंदर कैश कंट्रोल का एक हेडर होता है, और वो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे हुआ हुआ। वेब कैश का पर्पज़ आपको पता ही है, पहले ही सामने भी आ रहा है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है वही यूमैस वाली स्लाइड्स है, तो फेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैशिंग क्यों बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले उन्होंने कैशिंग के बिना दिखाया हुआ, फिर कैशिंग के साथ दिखाया हुआ। तो पहले कैशिंग के बिना सिनेरियो पहले देख लेता। सिनेरियो ये है कि आपका जो एक्सेस लिंक है ना आपके इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क का पब्लिक इंटरनेट के साथ, उसकी बैंडविड्थ जो है वो है 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड, और इस राउटर का, आपका जो इंस्टीट्यूशनल राउटर है उसका और सर्वर का, जो बाहर पब्लिक इंटरनेट से आप किसी सर्वर से बात कर रहे हो, उनका जो टोटल राउंड ट्रिप टाइम है ना वो 2 सेकंड का आ रहा है, ठीक है। और आप कोई वेब ऑब्जेक्ट्स मंगवा रहे हो इससे 1,00,000 बिट्स के। फिर आपके पास उसने बता दिया कि एक गिवन सेकंड के ऊपर कितनी मशीन्स रिक्वेस्ट भेज रही होगी ऑन एवरेज। अब आपको पता है कि वेब ऑब्जेक्ट साइज़ कितना है, और आपको पता है कि रिक्वेस्ट कितनी आ रही हैं, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ठीक है, अगर 15 रिक्वेस्ट भेज रहा है और हर रिक्वेस्ट के रिस्पांस के अंदर 1,00,000 बिट्स आ रहे हैं, तो आपके पास एट एनी गिवन पॉइंट 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड का डेटा आ रहा होगा पर सेकंड, राइट। तो आपका लेकिन एक्सेस लिंक रेट जो है ना वो 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड है। अब नोट करो कि मैं कहा था कि एवरेज डेटा रेट, मैंने पीक नहीं कहा, ये एवरेज है। और आपको पता है ये यूजुअली स्टैंडर्ड डिवीजन काफ़ी ज़्यादा ही होगी, पीक टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, एवरेज इतनी कम होगी, और कुछ टाइम्स होगी इसके बहुत ही कम हो रहा है। तो अक्सर बार अबव एवरेज थोड़ी देर भी हुआ है ना तो आपके क्यूज़ भरना शुरू हो जाएंगे, और पीक टाइम के ऊपर ये होगा कि आपकी, चूँकि आपकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, यूटिलाइजेशन यही है ना 1.54 डिवाइड बाई 1.50, तो 97% आपकी लिंक यूटिलाइजेशन है ऑन एवरेज। तो ऑब्वियसली पीक टाइम में तो आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का काम कर रहे हो, आपकी क्यूइंग डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो अनएक्सेप्टेबली स्लो हो जाएगा आपका नेटवर्क। उन्होंने फिर आगे बस ये करके दिखा दिया कि लैन की तरफ से कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि लैन का 1 गीगाबिट्स पर सेकंड की कैपेसिटी है, तो उसको कोई मसला नहीं है, मसला सारा उसी पे आ रहा है एक्सेस लिंक के ऊपर। तो हम ये करना चाहते हैं कि हम सर्वर से कम बात करना चाहते हैं, तो हम ये करते हैं कि एक वेब कैश इंस्टॉल कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के अंदर, और वो फ्रीक्वेंटली यूज़ चीज़ों को अपने पास रख लेंगे। अब इन्होंने एक सिनेरियो पेंट किया हुआ है जिसके अंदर कैश हिट रेट जो है ना वो आपकी 0.4 है। तो 40% ऑफ द टाइम ना आप एक्चुअली सर्वर से नहीं बात करें, आप अपने लोकल नेटवर्क के अंदर ही एक मशीन से बात करें। तो अब इस तरह से ना आपकी यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है एज अपोज टू कि आप अपना लिंक ही बहुत बड़ा करा दो, क्योंकि लिंक बहुत महंगा होता है अपग्रेड कराना। तो वेब कैश इज़ रिलेटिवली चीपर। अच्छा जी, उसके अलावा कैशिंग के अंदर हम कंडीशनल गेट यूज़ करते हैं, तो वो इफ़ मॉडिफाइड सिंस का हेडर में हम डाल देते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो या तो 304 दे देगा या 200 दे देगा। अगर चेंज हो गया हुआ है तो फिर वो नया देगा, अगर नहीं हुआ हुआ आपको कहेगा पहले का हुआ हुआ है 304। सही है। अब कुछ और बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, अब ये तो हो गया वैसे, नेवर माइंड। अब डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर मैं अब वर्ड फॉर वर्ड वही वाली स्लाइड्स लिखने वाला था जो यूमैस की स्लाइड्स में लिखा है। उसकी वजह ये सवाल है, ये एक पास्ट पेपर है, मिड 1 में आया हुआ है, उसके अंदर लिटरली सोल्यूशन वर्ड फॉर वर्ड स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स हैं, छाप के आना था। तो सवाल है, प्लीज़ लिस्ट डाउन एटलीस्ट 4 सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय डोमेन नेम सिस्टम। सबसे पहला तो हमें पता ही है जिसकी बात एक्चुअली हो रही होती है कि होस्ट नेम को लाइक google.com को एक IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो काम है वो है होस्ट एलियसिंग, जो अभी हम सी नेम वगैरह वाले रैकेट्स के ऊपर आगे करेंगे बात उसकी। वो ये है कि हो सकता है कि एक ही IP के साथ मल्टीपल नेम्स मैप्ड हो। सही है।
उसके अलावा मेल सर्वर एलियासिंग है, मेल उसके ऊपर भी बाद में ज़्यादा डिटेल में बात हुई कैसे होता है। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी काफ़ी सिंपल है। वो यही है कि जिस तरह से एक आईपी के ऊपर मल्टीपल नाम हो सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है कि एक नाम के ऊपर मल्टीपल आईपीज मैप्ड हो। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाती है कि वो किसी भी रैंडम आईपी के ऊपर डाल देगा। अगर उसके पास, अगर लेट्स से youtube.com के अगेंस्ट उसके पास 4 आईपीज़ आ रही हैं, उन चारों में से किसी में भी डाल देगा। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली हो रही है किसी हद तक, क्योंकि रेप्लिकेटेड वेब सर्विस वाली ये वो बात हो रही है, ठीक है। वैसे एक्चुअली ये इसके बावजूद फिर भी हम एक्स्ट्रा खुद लगाते हैं, क्योंकि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंटली नहीं करता है, बस रैंडमली करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बात है। अच्छा खैर, तो डीएनएस सर्वर्स जो हैं वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ सर्वर्स हैं जो आपका ये काम करने में मदद देता है। तो दुनिया में 13 सर्वर हैं ऐसे, और वो भी लॉजिकल सर्वर्स कह रहा हूँ मैं। लॉजिकल सर्वर्स का ये मतलब है ज़रूरी नहीं है कि एक ही मशीन हो, एक सेट ऑफ मशीन्स को भी मैं एक सर्वर कह सकता हूँ, अगर वो लाइक एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं और वो एज अ यूनिट काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में 13 सर्वर हैं जो रूट डीएनएस सर्वर्स हैं, ठीक है। एज ऑफ 2020 का डेटा मैंने लेटेस्ट नहीं निकाल के देखा। तो जो 13 रूट सर्वर्स हैं ना, इनके पास हर टॉप लेवल डोमेन .com .edu .org इन सब के जो डीएनएस सर्वर्स हैं ना, इनके पड़े हुए हैं आईपी एड्रेसेस। और ऑब्वियसली हर किसी के मल्टीपल हैं, .com के मल्टीपल हैं, .org के मल्टीपल हैं, क्योंकि सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा कुछ रेप्लिकेटेड है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में ये मिली सेकेंड्स में भी नहीं, मिली सेकेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाए, ठीक है। तो इन टॉप लेवल डोमेन्स के पास ना हर होस्ट नेम के अगेंस्ट एक कोरिस्पॉन्डिंग अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है। तो लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो netflix.com है ना, तो उसके टॉप लेवल डोमेन के अंदर ना, टॉप लेवल डोमेन के अंदर एक टेबल है बड़ा सा, जिसके अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। उसके अंदर netflix.com के अगेंस्ट पड़ा होगा AWS ns1.aws.com, क्योंकि उन्होंने अमेज़ॉन की होस्टिंग ली हुई है और वो उन्हीं का अथॉरिटेटिव नेम सर्वर यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आना शुरू हो जाना चाहिए कि क्या किस किस्म की हायरार्की है। अब हम थोड़ा और डिटेल में जब आएंगे कि एक्चुअल क्या पड़ा होता है इनके सर्वर्स में, तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एज अ यूज़र मैं इसके साथ किस तरह से इंगेज करता हूँ सिस्टम के साथ। तो अगर मैं अपना कंप्यूटर लेके वेबसाइट का किसी URL डालता हूँ, ठीक है, और मैंने पहली बार डाला है, कैश नहीं हुआ, तो इस केस में होगा ये कि मेरे लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। अब मेरा लोकल डीएनएस सर्वर क्या है, वो हो सकता है पीटीसीएल का अपना डीएनएस सर्वर हो। तो फिलहाल हम सिंपल रखते हैं, कहते हैं पीटीसीएल का डीएनएस सर्वर है। तो मेरा डेटा पीटीसीएल के पास जा रहा है, पीटीसीएल का डीएनएस सर्वर आता है, और वो ना पाकिस्तान के रीजन के करीबी जो रूट सर्वर है ना, उसके पास जाएगा और कहेगा इस टॉप लेवल डोमेन की आईपी तो बताना, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कोई .edu.pk किया हुआ था, तो रूट डीएनएस सर्वर मुझे .edu.pk वाला जो है ना इस टॉप लेवल डोमेन का वो दे देगा आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मुझे आईपी एड्रेस आ गया टॉप लेवल डोमेन के डीएनएस सर्वर का। अब मैं इस टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर से बात करूँगा और मैं कहूँगा यार मुझे चाहिए xyz.com की आईपी, मुझे बताओ मैं किसके पास जाऊँ। फिर वो आपको उसके अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, जिसके पास हमेशा अप टू डेट उस कंप्यूटर के लिए आईपी पड़ी होगी, क्योंकि आईपी चेंज भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि जिस कंप्यूटर पे वो होस्ट कर रहे थे वो डैमेज हो गया या कुछ और हो गया या रिप्लेस कर दिया, और जो राउट उन्होंने ज़्यादा अच्छा नेट लगवा लिया और उनका आईपी एड्रेस चेंज हो गया एट्सेट्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए एक अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है जो रिस्पॉन्सिबल है अप टू डेट रहना उस रिसोर्स के साथ। अब ये जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है ना, ये आपको रिटर्न कर देगा एक्चुअली उस कंप्यूटर की आईपी जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, और ये होती है इटरेटेड क्वेरीइंग। तो इस तरह से आप डीएनएस सिस्टम के साथ इंगेज करते हो अपने किसी भी यूआरएल को एक आईपी एड्रेस कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है इटरेटेड के अलावा रिकर्सिव क्वेरीइंग। रिकर्सिव क्वेरीइंग के अंदर सारा वर्कलोड ना एक्चुअल डीएनएस के सर्वर्स ले लेता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका लोकल डीएनएस सर्वर सारा ओवरहेड लेयर सारा काम वो कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर टीएलडी से बात कर रहा है, टीएलडी जो है वो रूट से बात कर रहा है, तो ये सारे आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि पहले कभी भी आपस में नहीं बात कर रहा था। तो अगर आप पूछो कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, तो रियल वर्ल्ड में दोनों यूज़ होता है, लेकिन हम प्रेफर ये वाला करते हैं क्योंकि इस वाले नेटवर्क के ऊपर ना पूरी दुनिया की ट्रैफिक आ रही है एट ऑल टाइम्स, बिलियंस ऑफ क्वेरीज आ रही होती हैं। तो इसीलिए ना हम इस वाले नेटवर्क के ऊपर जहाँ पे भी लोड कम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इटरेटेड क्वेरिंग यूज़ करते हैं। वरना यहाँ पे रूट डीएनएस एक तरफ सर्विस भी कर रहा है और साथ रिक्वेस्ट भेज भी रहा है और गेट कर रहा है और ज़्यादा भी कर रहा है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो उससे, इसीलिए इटरेटेड प्रेफर की जाती है। लेकिन दोनों यूज़ होते हैं क्योंकि कुछ लोकल डीएनएस सर्विस बहुत वीक होते हैं, उनकी बात हुई होती है, हो जाता है चिल सीन होता है। अच्छा, अब ये बड़ी सिंपलिस्टिक एग्जांपल थी। इन द रियल वर्ल्ड हर जगह कैश होती है, ठीक है। आपके ब्राउज़र के अंदर कैश होएगी तो वो लोकल डीएनएस सर्वर के पास उसको जाने नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको पहले ही पता होगा कि मैंने इस आईपी पे जाना है। उस लोकल डीएनएस सर्वर के पास कैश होएगी इसलिए उसको जाना ही नहीं पड़ेगा रूट डीएनएस के पास। रूट डीएनएस के पास कैश होएगी इसलिए आपके मतलब सॉरी हाँ, लोकल डीएनएस के पास कैश होएगी हर चीज़ की, ठीक है। वो होगी टीएलडी वाले सर्वर की भी कैश पड़ी होगी, क्योंकि देखो ना इस तरह से क्वेरिंग हो रही होती है। तो लोकल डीएनएस सर्वर के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ी हुई है। उसके पास ये भी पता है कि हर टॉप लेवल डोमेन के अगेंस्ट क्या है। उसको ये भी पता है कि मैंने जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट्स हैं youtube.com वगैरह, उनके अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या है। उसको ये भी पता है कि उसका अगेंस्ट एक्चुअल मशीन जो है आईपी एड्रेस वो क्या है। तो सारा कुछ कैश हो रहा होता है। अब इतना कैश अगर हो रहा है तो आपको कैश कोहेरेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है, वरना ऐसा ना हो कि किसी जगह आईपी एड्रेस चेंज हो जाए और आप बस कैश पे ही चली जा रहे हो। आपके लोकल डीएनएस सर्वर ने तो आपको वही आईपी देते रहना, चाहे वो चेंज हो गई अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर से। तो इसीलिए ना हम एक एक्स्ट्रा मेट्रिक डालते हैं, उसको कहते हैं टाइम टू लिव हर कैश के साथ। तो ये टीटीएल से कॉमनली एब्रीविएट होता है और इसका बस यही काम है कि ये मतलब एक्सपायर हो जाए एट सम पॉइंट। अब यूजुअली टीटीएल की वजह से कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक लोकल डीएनएस सर्वर है, उसने कोई वेबसाइट क्वेरी की है और उसके पास अब आईपी एड्रेस कैश हो गया। उसके बाद एक दूसरा आता है, एक अलहदा लोकल डीएनएस सर्वर, वो क्वेरी करता है और उसके पास कैश हो जाता है। अब चेंज हो गया उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जब कोई तीसरा आएगा ना, उसके पास एक्चुअल नया वाला आएगा, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के थ्रू जाएगा, क्योंकि उसके लोकल डीएनएस के अंदर नहीं कैश हुआ होता। और जो बकाया सारे लोकल डीएनएस सर्वर थे ना, वो सारे हर यूज़र को अपने नेटवर्क के अंदर वही वाली चीज़ें, पुराने वाली आईपी एड्रेस सर्व कर रहे होंगे जिसके ऊपर अब कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो ये एक बेस्ट एफर्ट सर्विस होती है वगैरह, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि एक्चुअली इनके अंदर पड़ा क्या होता है। ये जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैंने जो बता दिए, तो इनके अंदर बस टेबल्स होते हैं, ठीक है। और टेबल्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यही है कि नेम, वैल्यू, टाइप और टाइम टू लिव, ये 4 चीज़ें पड़ी होती हैं। और भी होती हैं लेकिन हमारे कंसर्न के अंदर ये 4 है। अब कोई भी रिसोर्स है उसके टाइप होगी, अब मल्टीपल टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में खाली 4 के ऊपर फोकस किया गया। तो जो 4 हमारे कंसर्न की है ना, वो है ए, एन एस, एम एक्स और सी एन एम। तो ए जो है ना वो मतलब द मोस्ट कॉमन वेबसाइट टू होस्ट मशीन वाली है, ठीक है। ये एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डीएनएस में क्या होगा, ये होगा कि कोई हमारी वेबसाइट है, ये उसका .com something.com, उसके अगेंस्ट उसकी आईपी पड़ी हुई है, ठीक है। ये सबसे सिंपल किस्म का रिकॉर्ड टाइप है। अब दूसरा रिकॉर्ड टाइप हो सकता है नेम सर्वर, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन के पास क्या होता था, उसके पास वेबसाइट नहीं होती थी, उसके पास नेम सर्वर होता था उसका अथॉरिटेटिव। तो आपके पास उसी वेबसाइट के अगेंस्ट उसका अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होगा। अब उसके बाद क्या नाम है अपना, मेल सर्वर्स भी होते हैं, भी मेल सर्वर्स के ऊपर बाद में आता है, वो एमएक्स से होता है। और फिर कैनोनिकल नेम्स होता है। कैनोनिकल नेम्स बेसिकली होता है कि लेफ्ट साइड पे आप एलियस लिख दो और उसकी वैल्यू के अंदर आप उसका एक्चुअल नाम लिख देते हो। तो मेरी कोई वेबसाइट थी supercoolshirt.age, तो मैंने उसी के ऊपर उसके इनिशियल्स के ऊपर
एक एलियस बना दिया, SCS को भी इसी के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक CNAME record टाइप होगा। अब एक्चुअली ये तो बस मैं टाइप्स बताई हैं ना, अब हम आते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है। लेट्स से रियल वर्ल्ड के अंदर अब कोई कंपनी नहीं आई है जो अपने लिए सारा कुछ सेटअप करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारी अपनी वेबसाइट हो, उसके ऊपर मैं mycorporation.com लिखूँ तो मेरी वेबसाइट खुले, उसके अंदर मैं जो लोग हायर करूँ उनके आगे @mycorporation.com करके नाम आए, ना कि @gmail.com करके, jैसे हमारा आता है @lhr.nu.edu.pk। इस तरह से उनको इस तरह की ईमेल्स भी असाइन हो। तो वो सारा प्रॉपर सेटअप करना अगर कोई चाह रहा है तो क्या करेगा। तो टिपिकली ये होगा कि आप एक रजिस्ट्रार के पास जाओगे, और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रार हैं, GoDaddy, होस्टिंगर वगैरह, राइट, इन चीज़ों के लिए। और वो अपने टॉप लेवल डोमेन DNS सर्वर्स के अंदर ना बस एक डेटा क्वेरी इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एक रो नहीं इंसर्ट करेंगे और कुछ नहीं कर रहे वो। और वो जो इंसर्ट कर रहे हैं ना वो है mycorporation.com, ये आपका नेम हो गया। ये पहले टाइप देख लो ना, टाइप क्या, टाइप है नेम सर्वर, सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी की वेबसाइट के अगेंस्ट किस नेम सर्वर को पता होगा कि ये कहाँ पे है, ये वो है। तो लेट्स से मैंने GCP के ऊपर होस्टिंग की हुई है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है, और वही मेरे सारे काम कर रहा है, ठीक है। उसी से मैंने होस्टिंग ली है, उसी से मैंने DNS सर्विसेज भी ले ली हैं, वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर वगैरह वाली। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस केस में। तो ये मेरी कॉर्पोरेशन हो गई, और ये जिस नेम सर्वर को पता होगा कि एक्चुअली मेरा इस वक्त किस IP पे मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक है, और आगे आपका टाइम टू लिव होगा कितनी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रार से डील किया कि यार मेरे अगले 5 साल के लिए मैं ये रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो आपकी एक्सपायरी अगले 5 साल तक होगी यहाँ पे, तो वो आपका टाइम टू लिव हो गया। अब ये तो बात हो गई TLD सर्वर में क्या होगी। ये .com के ग्लोबल सर्वर्स के अंदर हर जो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पे होगी। लेकिन इस हायरार्की के अंदर ना यहाँ पे आप .com वाले DNS सर्वर के अंदर डाल रहे हैं, सही है। अब आपने इसके अलावा आपके पैसा, आपका खर्चा भी ख़त्म नहीं हुआ, आपका और ख़र्चा भी है। आपने गूगल को भी, अगर आप गूगल क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, अगर आप अमेज़ॉन कर रहे हो तो AWS कर रहे हो तो आपका डिफरेंट होता है। लेकिन मैं इस एग्जांपल में GCP यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से आपने GCP यूज़ किया हुआ है फॉर व्हाटएवर, ठीक है, अपना नेम सर्वर के लिए। अब आप उनका नेम सर्वर यूज़ कर रहे हो तो उनके नेम सर्वर के अंदर ना 3 एक्स्ट्रा रोज़ इंसर्ट होंगी, ठीक है। सबसे पहली होगी आपके नेम के अगेंस्ट, आपका जो कैनोनिकल नेम है उसके अगेंस्ट IP जिसके ऊपर आपका एक्चुअली होस्ट हुआ है। तो लेट्स से मैंने अपने लैपटॉप पे लगा दिया हुआ बस एक वेब सर्वर, और मैं चाहता हूँ GCP से मैंने सिर्फ नेम सर्वर जितनी ही मैंने लिया, मैंने एक्चुअली उनकी क्लाउड सर्विसेज से ज़्यादा खाली उनके नेम सर्वर और DNS वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर ना वो बस ये mycorporation.com के अगेंस्ट मेरे कंप्यूटर की IP डाल देंगे, और ये एक A टाइप रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि A के अंदर ये वाली चीज़ होती थी। अब ये तो हो गया वो। अब काफ़ी ज़्यादा लोग इसी को ढूंढने के लिए www भी लिखेंगे, तो मैंने ये उसको कहा कि www.mycorporation.com को भी ना बता दो कि ये एक्चुअली इसी का एलियस है। तो ये CNAME मैंने एंटर कर दिया साथ। इसकी एक ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होती है कि अगर मैं mycorporation की जगह कोई और रखता, मैं लाइक mycorporation2.com को भी mycorporation.com पे कर दूँ, तो ये यही करेगा कि जब वो एक्चुअली सर्च करने आएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे नेम मैच करेगा, उसको मिल जाएगा, फिर वो उसके अगेंस्ट उसका कैनोनिकल नेम निकालेगा, फिर कैनोनिकल नेम से उसकी IP निकालेगा जो उसको चाहिए, और फिर वो यूज़र को रिटर्न करेगा, लोकल DNS सर्वर को रिटर्न करेगा। अब मैं बात कर रहा था कि अगर मैं अपना कस्टम मेल सर्वर सेटअप करना चाह रहा हूँ @mycorporation.com वाली ईमेल्स बनवाना चाह रहा हूँ अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके अंदर मैं लेट्स से गूगल की ही सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एंटी स्पैम मेल सर्वर है फ्रॉम google.com, सही है। तो इस तरह से कुछ सेटअप हो जाएगा। तो इन द रियल वर्ल्ड यहाँ पे DNS के अंदर ये हो रहा होता है। अब DNS को भी हम फिलहाल छोड़ते हैं। DNS के सवाल जो एक्चुअली आते हैं ना वो इस हद तक आते हैं। अगर मैं आपको सेकंड में निकालता हूँ सवाल। अच्छा हाँ, ये एक क्विज़ का सवाल है जो 8th सेक्शन को आया था। तो
यहाँ पे आपके सामने एक क्लाइंट है, कुछ एक लोकल डीएनएस कैश है, डीएनएस है और एचटीटीपी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है सपोज विद इन योर वेब ब्राउज़र यू क्लिक ऑन अ लिंक एंड टू ऑब्टेन अ वेब पेज, द आईपी एड्रेस फॉर द एसोसिएटेड यूआरएल इज़ नॉट कैश्ड इन योर लोकल होस्ट, ठीक है। तो वो पहले यहाँ पर ट्राई करेगा, नहीं पड़ा, कैश मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद so a DNS lookup is necessary to obtain the IP address. Suppose that two DNS servers are visited before your host receives the IP address from DNS. तो मे बी वो आपके लोकल DNS सर्वर पे जाएगा, उसके बाद वो किसी और के पास जाएगा, उसके पास पहले का कैश और समथिंग, राइट। तो मैटर नहीं करता, उसने बस कहा दो, ठीक है। द फर्स्ट DNS सर्वर विजिटेड इज द लोकल DNS कैश, तो आई गेस ओके वो इसको इसी को कह रहा है जो कैश मिस हुआ है। और जो सेकंड है वो आपका लोकल डीएनएस सर्वर होगा, ये वाला पीटीसीएल टाइप शर्ट। तो दिस सेकंड डीएनएस सर्वर कॉन्टैक्टेड हैज़ एन आरटीटी ऑफ 30 मिली सेकेंड्स। पहले वाले का 5 मिली सेकेंड, दूसरे वाले का इतना, ठीक है। तो 35 मिली सेकेंड्स इन टोटल हो गया आपका खाली डीएनएस का। Initially, let's suppose that the web page associated with the link contains exactly one object, ठीक है। तो HTTP पेज है ना, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जिसकी मैंने अभी इतनी मेहनत करके IP निकाली है 35 मिली सेकेंड के अंदर। अब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है मेरे काम का, और मुझे वो गेट करने के लिए 98 मिली सेकेंड्स का RTT चाहिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 98 + 30 + 5, राइट, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसी तरह से अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो क्या होता है, अब उसके अंदर परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट है, इसके ऊपर हमारा क्विज आया था। तो अब मैं ये एक टेक्निक लगाता होता हूँ परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट वगैरह वाले सवालों में, कि मैं इस तरह से एक टेबल बनाता हूँ, वो जो पैरेलल कनेक्शन वाले सवाल होते हैं स्पेसिफिकली उसके अंदर। तो लेट्स से उन्होंने कहा हुआ है कि आप 5 पैरेलल कनेक्शंस बना सकते हो TCP, और आपने परसिस्टेंट HTTP के थ्रू एक बेस ऑब्जेक्ट लेना पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हैंडशेक करना पड़ेगा। आप बेस ऑब्जेक्ट लेते हो, फिर आपको पता चलता है कि आपने 10 और ऑब्जेक्ट्स मंगवाने हैं, तो आप सारे उसके लिए फिर पढ़ने के बाद बेस फाइल हैंडशेक करते हो, ताकि आप बकाया TCP कनेक्शन भी खोल लो, और आप अगला ऑब्जेक्ट मंगवाते हो। फिर आप लाइक राउंड ट्रिप टाइम लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ कितने RTT हुए हैं, ठीक है। पहला RTT हो गया खाली हैंडशेक के अंदर, दूसरा RTT हो गया आपका बेस फाइल ऑब्टेन करने के अंदर। अभी हम ट्रांसमिशन टाइम अज्यूम करें कि 0 है, फाइल का साइज़ बहुत नेग्लिजिबल है लेट्स से। तो इस तरह से हम नॉन परसिस्टेंट के अंदर करेंगे, सही है, सॉरी परसिस्टेंट के अंदर करेंगे, उल्टा कह दिया। O7 O8 O9 O10 एंड O11। लेट्स से इसी तरह से मैंने एक बेस ऑब्जेक्ट और 11 एक्स्ट्रा बेस फाइल और एक्स्ट्रा 11 ऑब्जेक्ट्स मंगवाने थे, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ नॉन परसिस्टेंट के साथ, ठीक है। तो नॉन परसिस्टेंट के अंदर ना ये हो जाएगा कि फिर से हैंडशेक हो जाए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट्स और आएंगे, यू गेट द पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके, और ये पैटर्न रिपीट होगा। तो ये हो गए 10 और मैंने 11 मंगवाना था, तो मुझे एक एक्स्ट्रा इस तरह से साइकिल लगेगी, तो ये 6 7 8 RTT लग रहे हैं मुझे 11 ऑब्जेक्ट्स के लिए, जबकि उधर बहुत कम लग रहे थे। तो नॉन परसिस्टेंट वर्सेस परसिस्टेंट इज़ अ बिग डील, यू लिटरली डबल टाइम लग जाता है अगर ट्रिवियल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, बट यूजुअली ट्रिवियल नहीं होता है, उसके अंदर आपको फाइल का साइज़ भी अकाउंट में रखना पड़ता है, बट खैर। तो ये बात हो गई कैश की, DNS की, सारी बातें हो गई। अब हम आखिरी टॉपिक पकड़ लेते हैं, वो है SMTP। अब इसके लिए जो है ना, आपको थोड़ा सा ईमेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। अब ईमेल जब भी होती है ना, तो एक तो आपका यूज़र एजेंट है ना, जो भी आपने ब्राउज़र वगैरह खोला हुआ है, या फिर Gmail का वेबसाइट का बैकएंड, राइट। तो इसके अंदर एक तो यूज़र एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ मेल सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मेल सर्वर्स के अंदर ना, हर उस मेल सर्वर के जो यूज़र्स हैं उनके लिए अलग-अलग मेल बॉक्स बने होते हैं। उसके अलावा एक बड़ी सी क्यू होती है जिसको आउटबॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर आउटगोइंग मेल पड़ी होती है, और वो बस क्यू
बस क्यू लगी हुई है, कुछ भी नहीं है, क्यू लगी हुई है, ठीक है। ये मेल सर्वर हो गया। अब पूरी जो सारी ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है बस इस एक चीज़ के इर्द गिर्द बना हुआ है, मेल सर्विस के इर्द गिर्द। तो अगर आपने मेल सर्वर से बात करनी है तो आप प्रॉबली IMAP यूज़ करोगे अगर आप रिट्रीव कर रहे हो मेल, लेकिन अगर आप पोस्ट कर रहे हो ना मेल तो आप SMTP यूज़ करोगे। इसी तरह से अगर दो मेल सर्वर आपस में बात करें वो हमेशा SMTP में बात कर रहे होंगे। अच्छा खैर, तो SMTP के अंदर जो हैंडशेक होता है ना वो एक 3 फेज़ हैंडशेक होता है, और वैसे टेक्निकली 4 फेज़ है क्योंकि सबसे पहले TCP का होगा, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ TCP के ऊपर बना हुआ है। तो TCP का हैंडशेक होता है, उसके बाद SMTP का अपना एक 3 फेज़ हैंडशेक होता है जिसके अंदर सबसे पहले 220 आता है कि आई एम रेडी फॉर SMTP, उसके बाद एक हेलो जाता है, उसके बाद एक ओके हेलो जाता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन ये उसकी हैंडशेक प्रोसेस है। इसके अंदर 3 फेजेस होता है और ये दिखने में तो मुझे लग रहा है कि 1.5 RTT लगे, राइट। पता नहीं वो क्यों इसको नहीं गिन रहा, मेरा इसके कोई सवाल नहीं आते जहाँ तक मुझे पता है, बस MCQs में आया। अच्छा, तो आपकी एक टिपिकल SMTP इंटरेक्शन यहाँ पे है कि उसने हैंडशेक किया, पहले 3 स्टेप हैंडशेक, उसके बाद उसने कहा मेल फ्रॉम दिस यूज़र, और उसने कहा ठीक है ओके मेल फ्रॉम दिस यूज़र। उसने फिर कहा रिसिपिएंट है दिस पर्सन, तो उसने कहा ओके ठीक है ये वाला है, मतलब वो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट्स भेज रहे कि ठीक है मैंने आपका डेटा पढ़ लिया है, कहीं बीच में रास्ते में लूज़ नहीं हो गया, आपको पैकेट लॉस वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं इस मेल का डेटा भेज रहा हूँ, तो वो कहता है चलो ठीक है फिर अब आप डेटा भेजो और आप डॉट से टर्मिनेट कर दो। तो वो अपनी पूरा डेटा डंप कर देता है और एंड पे ना फिर डॉट डाल देता है एक न्यू लाइन पर। उसके बाद जो सर्वर है वो ये करेगा कि वो कहेगा ठीक है 250 मैसेजेस 250 जो है ये उसका कोड है, मैसेज एक्सेप्टेड फॉर डिलीवरी, तो ये फिर से ओके का सिंबल दे दिया उसने। फिर क्लाइंट कहेगा मैंने और कोई ईमेल नहीं भेजनी। हो सकता था कि वो इसी एक कनेक्शन के दौरान, इसी एक SMTP कनेक्शन के दौरान बल्क में मेल भेजता, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक और बार मेल फ्रॉम वाला क्लॉज लिखने की जगह सीधा फिर क्विट कर दिया। उसने कहा कनेक्शन क्लोज कर दो, मैंने बस इतनी बात करनी थी आपसे, और फिर वो एंड टर्मिनेट करने के लिए 221 था। अब थोड़ा इसको समराइज़ करते हैं क्या हुआ। जो हमारे काम के कोड्स हैं ना जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं वो है 220 221, ठीक है, 220 खुलने के लिए, 221 बंद करने के लिए, 250 जो है वो ओके के लिए, 354 जो है वो आपका प्रॉम्प्ट करने के लिए, ठीक है मैं एक्नॉलेज करूँ कि आप डेटा भेजने वाले हो, और वो बस ये बता रहा है कि अब आगे जो आप भेजोगे ना आप प्लीज़ उसको डॉट से बंद करना। तो इस पूरी इंटरेक्शन के अंदर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सर्वर और क्लाइंट क्या। अगर ये यूज़र जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ मेल सर्वर को कोई मेल भेज रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो इन दिस मोमेंट द यूज़र इज़ द क्लाइंट और मेल सर्वर इज़ द सर्वर। वाह कैसी बात है। अभी हम आते हैं कि ये रूल्स रिवर्स कैसे होता है, लेकिन ये इस वक्त दिमाग में रखना जब मैं क्लाइंट सर्वर बोल रहा हूँ। तो पोस्ट करने वाला हमेशा क्लाइंट होता है SMTP के अंदर। अब SMTP के अंदर हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि सर्वर क्लाइंट को कह रहा है कि प्लीज़ आप जो भी, अब मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि आप डेटा भेजने वाले, अब इसको डॉट से टर्मिनेट कर देना। 354 का ये मतलब है। अब जो रिस्पॉन्सेस हम दे रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं, रिस्पॉन्सेस तो नहीं कहेंगे इसको, कोड ही इसको कमांड्स कहता है, ठीक है। जो आपका क्लाइंट दे रहा है वो दे रहा है मेल फ्रॉम दिस यूज़र, मेल टू दिस यूज़र, डेटा, और फिर वो डॉट करके टर्मिनेट कर रहा है और क्विट कर रहा है। ये कमांड्स यूज़ किए हैं। तो ये SMTP कमांड्स और ये SMTP कोड्स हैं जो आपके काम के लिए। अब एक टिपिकल ईमेल इंटरेक्शन जिसके अंदर जो मैं क्लाइंट सर्वर वाली बात कर रहा था वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़ाहिर होने वाली है। लेट्स से A B को मेल भेज रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एलिस एजेंट, बॉब्स एजेंट, राइट, सारा हो रहा। तो ये SMTP के थ्रू अपने मेल सर्वर पे कुछ भेजा इसने। तो इस इंटरेक्शन में ये क्लाइंट थी, ये सर्वर था। अब इस वाले अब ये A वाला जो है ये अब क्लाइंट बनेगा, ये सर्वर बनेगा। तो उल्टा हो गया, पहले ये सर्वर था और ये क्लाइंट थे, अब ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो अब भेजने वाला कौन है,
इसका मेल सर्वर और रिसीव करने वाला इसका मेल सर्वर। तो सर्वर के नाम के ऊपर इतना ना कंफ्यूज होना। इन क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शंस के अंदर क्लाइंट होता है भेजने वाला। अच्छा, इतनी बात हो गई। उसके अलावा ये तो हम पोस्ट करने के लिए SMTP ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली रिट्रीव करने के लिए ना मेल हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, आई थिंक IMAP कहते हैं उसे। और उसका कोई ख़ास काम नहीं है, बस यही है कि वो ना फोल्डर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ उसकी अच्छी हैं। बस ये एक जुमला लिखा हुआ है उसके बारे में। तो आपको प्रॉब्लम बस इतना ही पता होना चाहिए। और ये हो गई आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब थोड़ा सा समराइज़ कर लें कि एक्चुअली क्या आने के चांस है क्या नहीं है। इतनी सारी थ्योरी पड़ी है मोस्टली। तो ये सारे MCQs के लिए मैंने बताया, ठीक है। MCQ ये सवालों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये आपको एक बहुत कॉमन किस्म का सवाल है जैसे आएंगे पेपर में लाजमी, प्रोबेबिलिटी वाले जो है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन यूज़र बीइंग एक्टिव वगैरह वाला। उसके अंदर आप बाइनोमियल भी लगाओगे। NCR वाला भी आपको करना पड़ेगा कहीं इस तरह से कि 27 में से 4 यूज़र्स एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के A0 या फिर 1 - PA और ये वजह 27 - 4, राइट। इस तरह के सवाल भी आते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 यूज़र्स बीइंग एक्टिव। उसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों के ऊपर आए हुए हैं पहले। इसके आ जाएंगे ये का लाइक मैथ की प्रॉब्लम, इसके ऊपर कुछ ख़ास नहीं आएगा। ये मिस ये बस शॉर्ट क्वेश्चन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल मैथ के प्रॉब्लम्स आएंगे। और DNS वगैरह जो है मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारी थ्योरी ज़्यादातर इन कंजंक्शन आती है, जिस तरह से मैंने वो कुछ दिखाया था। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर यही है। कोई इतनी मुश्किल सवाल नहीं आना है, बस प्रोबेबिलिटी आ जानी है और L/R आ जाना है बार बार।